सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर में हम सीखेंगे फॉरेस्ट के बारे में और उससे जुड़ी सोसाइटीज़, हमारी जनरल सोसाइटी और कॉलोनियल मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन ने ये सब कुछ इम्पैक्ट किया और किस तरीके से हम इसके कॉन्सिक्वेंस आज भी देखते आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ जो है डिफॉरेस्टेशन। तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डिफॉरेस्टेशन आखिर होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े स्तर पर जब पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं तो वो सब आता है डिफॉरेस्टेशन में। डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम हम आज फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत टाइम पहले से चली आ रही है, इनफैक्ट कॉलोनियल रूल के टाइम से चली आ रही है। हम इनके वेरियस फैक्टर्स देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कॉलोनियल टाइम पे भी क्या फैक्टर्स रहे कि डिफॉरेस्टेशन उस टाइम भी इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। तो 1600 के टाइम पे इंडिया जो है उसका सिर्फ 1/6 हिस्सा कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता था, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। लेकिन आज हम यही फिगर देखें तो वो आधी हो चुकी है। मतलब जितना भी इंडिया का हिस्सा है उसका आधा तो अब कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। बाकी हम उसमें बाकी कुछ भी चीज़ें देख लें, उसमें हम सिटीज़ को देख लें और जंगल बहुत ही थोड़े बच चुके हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। फूड की डिमांड के लिए अब कल्टीवेशन एरिया चाहिए। कल्टीवेशन एरिया के लिए साफ़ करना पड़ेगा जंगल। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन इतने स्तर पे पहुंच गया। हम और भी चीज़ें देखते हैं। वैरायटी ऑफ रीजंस थे जिनमें से हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब क्रॉप्स जैसे कि जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर। जो भी खाने वाली क्रॉप है वो अपनी पॉपुलेशन को खिलाते थे और जितना भी रॉ मटेरियल वाली क्रॉप है उन सारों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे वो इंडस्ट्रीज में भेज देते थे प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की उनके लिए कुछ छोड़ते ही नहीं थे। आगे देखें तो कॉलोनियल मूवमेंट के टाइम पे भाई 19th सेंचुरी में वो लोग ये मानते थे कि इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं वो किसी काम के नहीं हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है। अब ऐसा वो सोचते क्यों थे? वो सोचते थे कल्टीवेशन लैंड बनाए, ऐसी लैंड बनाए जिस पे काम हो सके, जिस पे एग्रीकल्चर हो सके। तो एक तो उससे हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमें खाने के लिए भी मिलेगा, हम और रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं, उस ज़मीन पे हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, वहाँ से हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो और एक खाली फॉरेस्ट आखिर देगा क्या? तो इसीलिए वो लोग ये मानते थे कि कल्टीवेशन लैंड ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। इसीलिए 1880 से लेके 1920 तक कल्टीवेशन एरिया है वो इंडिया में जितना भी था उससे 6.7 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। मतलब इतने ही फॉरेस्ट काट दिए जिसकी वजह से इतने वैल्यूएबल पेड़ भी होंगे जो साथ के साथ कट गए। उसके साथ साथ कल्टीवेशन एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया तो वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। वो सब चीज़ें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्लीपर ऑन द ट्रैक्स। अब होता क्या है, यूरोप में ओक फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, ऐसे फॉरेस्ट जिन पे ओक की लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है। ओक की लकड़ी यूज़ होती थी रॉयल नेवी के लिए। ब्रिटिशर्स की एक नेवी थी, रॉयल नेवी। वहाँ पे जितना भी लकड़ी ज़रूरी होती थी वो शिप्स वगैरह बनाने के लिए होती थी। तो धीरे धीरे इतने ज़्यादा पेड़ कटने लगे वहाँ पे भी कि वहाँ पे ओक फॉरेस्ट डिसअपेयर होने लगे। तो इन्होंने क्या किया, 1820 में ये लोग इंडिया आए। इन्होंने बहुत सारी सर्च पार्टीज बनाई और पूरे इंडिया में फैला दी कि सबसे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी ढूंढो। इन्होंने क्या किया, सबसे अच्छी लकड़ी ढूंढते थे और उसे काट के एक्सपोर्ट कर देते थे यूरोप के अंदर। तो ये एक और रीज़न हो गया। अगला रीज़न है रेलवेज का। 1850 के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे लेके आए। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे लेके आए, कई लोग सोचते हैं मतलब यार डेवलपमेंट भी तो कर रहे थे, भले बुरे काम करे हो, लेकिन वो रेलवे अपने फ़ायदे के लिए लेके आए थे, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए। कैसे, वो बताते हैं। रेलवे की डिमांड बढ़ती जा रही थी, कॉलोनियल ट्रेड करना था उन्हें अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल पोर्ट तक लेके आना था, उसके लिए रेलवे चाहिए था।
उसके साथ साथ जो फौजी हैं उनके, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जल्दी पहुंच जाएं, उसके लिए उन्हें रेलवे चाहिए था। चीज़ों को इधर उधर पहुंचाना, और इनफैक्ट रेलवे के अंदर जो फ्यूल यूज होता है उसके लिए भी लकड़ी यूज होती थी। और रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं, अब स्लीपर्स क्या चीज़ है ये देख लेते हैं, एक एक करके बताता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पे आपने यहां पे इस तरीके से लकड़ी के पट्टे देखे होंगे। तो ये जो लकड़ी के पट्टे हैं इन्हें हम बोलते हैं स्लीपर्स। आजकल तो ये कंक्रीट के बनते हैं, पहले टाइम पे ये लकड़ी के बनते थे। तो इसके लिए भी लकड़ी चाहिए थी, जिसकी वजह से पेड़ कटने शुरू हो गए। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो 1860s के टाइम पे जब एक्सपेंशन शुरू ही हुआ था इंडिया के अंदर, बहुत सारी रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन बिछाने के लिए भाई बहुत ज्यादा पेड़ काटने पड़े। अब 1890 तक 25,500 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया गया, जिसके लिए इतने ही ज्यादा पेड़ काटे गए होंगे। और एक चीज बता दूं, 1 मील ट्रैक बिछाने के लिए उन्हें अप्रोक्सीमेटली 1800 से लेके 2000 स्लीपर्स चाहिए होते थे। और हम अभी देख रहे हैं 1890 के टाइम पे 25,500 किलोमीटर उन्होंने ट्रैक बिछा दिए थे। तो कितने ही पेड़ काट दिए। 1946 के टाइम पे ये नंबर, पहले जो 25,500 था, ये बढ़ के अब 7,56,000 हो गया था। खाली हम मद्रास की बात करें तो मद्रास के अंदर सालाना 35,000 ट्रीज काटे जाते थे। ये लोग सिर्फ मद्रास की बात कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया की हर एक स्टेट की वो तो छोड़ ही दें। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट क्या करती थी, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती थी जो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लेके आते थे, सिर्फ उन्हें ही कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। ये लोग क्या करते थे, इनसे सारी लकड़ी खरीद लेते थे और फिर इन फॉरेस्ट के अंदर की जितनी भी लकड़ी है, कुछ को यूरोप एक्सपोर्ट कर देते थे, कुछ को यहाँ पे रखते थे ताकि रेलवे को और बिछाया जा सके। धीरे धीरे ये चीज़ इतनी बदतर हुई कि फॉरेस्ट जो रेलवे के ट्रैक्स के आसपास थे वो तक गायब होने शुरू हो गए। मतलब डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन नेचर की कॉस्ट पे हुआ। तो ये चीज़ भी गलत थी। हम अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, प्लांटेशंस। तो देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर और प्लांटेशन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़र्क होता है ये बताता हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर हमने पौधा उगाया, उसे फिर काट दिया, फिर नए सिरे से चालू किया। लेकिन प्लांटेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांटेशन के अंदर हम सेम टू सेम चीज़ें करते जाते हैं। तो जितने भी फॉरेस्ट हैं उन्हें साफ किया गया, उनकी जगह प्लांटेशंस खड़ी की गई, चाहे वो टी की हो, कॉफ़ी की हो, रबर की हो। अब इन्हीं की क्यों यूज़ की गई, क्योंकि ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस थे और इन्हें अपने यूरोपियन मार्केट से लेके यहाँ पे अपने देश के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो इनमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, तो इनकी खेती करने लगे यहाँ पे, जिसकी वजह से सॉइल डिसबैलेंस तो हुई, नेचर डिसबैलेंस हुआ, फॉरेस्ट डिसबैलेंस हुए, जो फॉरेस्ट एनिमल है वो डिसबैलेंस हो गए सारे के सारे। पूरे इकोसिस्टम के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। और ये लोग क्या करते थे, यूरोप से लोगों को बुलाते थे, यूरोपियंस को बुलाते थे और उनको बहुत सस्ते में ज़मीन बांट देते थे इंडिया के अंदर, और कहते थे कि यार ये लो ज़मीन, तुम लोग क्या करो, इस पे उगा लो, तुम्हें जो उगाना है, तुम बस हमें रेवेन्यू दे देना इसका, इस ज़मीन का, हम खुश। और इससे जो चीज़ें बनी उनको क्या करना, उनको अपने स्टेट में जाके, यूरोप जाके बेच देना, उससे प्रॉफिट कमा लेना, तुम भी खुश। ऐसी तैसी किसकी होगी, ऐसी तैसी होगी इंडियंस की। तो ये चीज़, ये प्लान भी था इनका। तो ये सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन अकर हुई। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ रेलवे ट्रैक्स के बाद बढ़ती पॉपुलेशन, कॉमर्शियल क्रॉप्स के बाद प्लांटेशंस। ये 4 चीज़ें थी जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन इतना पीक पे पहुंच गया। अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। किस तरीके से कमर्शियल फॉरेस्ट्री आगे बढ़ी ड्यूरिंग कॉलोनियल मूवमेंट। तो अभी तक हमने ऊपर देखा कि ब्रिटिशर्स को लकड़ी किस लिए चाहिए थी,
ताकि वो अपनी शिप बना सकें, अपने रेलवे नेटवर्क्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लकड़ी चाहिए थी। लेकिन ये अपने आप को नहीं देखते थे हम कितना सब कुछ खराब कर रहे हैं। ये सोचते थे कि हम तो चलो ये करने लग रहे हैं, कहीं ये इंडियंस जो इस तरीके से फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो लकड़ी ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए इन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिनका नाम था डेट्रिक ब्रांडेस, और इन्हें यहाँ का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया गया इंडिया का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला इंडिया का इंस्पेक्टर जनरल कौन था, तो उनका नाम था डेट्रिक ब्रांडेस, जो जर्मनी से आए थे। तो ब्रांडेस ने यहाँ पे देखा और रियलाइज किया कि यहाँ के फॉरेस्ट को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट के साथ साथ इन्हें साइंस ऑफ कंजर्वेशन सिखानी पड़ेगी कि कंजर्वेशन कैसे करनी है। और इन्होंने एक चीज़ की और डिमांड की कि लीगल सैंक्शंस लगाए जाएं, मतलब कुछ पाबंदियां लगाई जाएं, कुछ रूल्स बनाए जाएं फॉरेस्ट को लेके। सब लोग जो भी ट्रीज को काटते हैं और ग्रेजिंग करवाते हैं अपने एनिमल्स की, इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इन चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया जाए, और जो भी लोग ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पनिशमेंट मिले। तो ये सब इनका कहना था। इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई 1864 के अंदर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1865 के अंदर, और यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया देहरादून के अंदर, जो कि था 1906 में, जहाँ पर ये वहाँ के स्टूडेंट्स को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाते थे। अब ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, तो ये कहते थे कि हम एक ही तरीके का पेड़ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लगाएंगे और जो बाकी पेड़ हैं जो हमारे यूज़ के नहीं है उसे काट देंगे। अब इससे ज़्यादा बेतुकी की बात क्या हो सकती है। आप एक ही टाइप का पेड़ लगाते जाएंगे और बाकी चीज़ों को काट देंगे तो आप पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें खराब हो जाएंगी। और एक वर्किंग मैनेजमेंट प्लान भी बनाया इन्होंने, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि कितने एरिया को ये दोबारा प्लांट करेंगे, कितने एरिया को ये काटेंगे हर साल, और जो प्लांट किया हुआ एरिया वो कितना टाइम बाद रीग्रो कर जाएगा ताकि हम अगले सालों से फिर से काट सकें। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ साथ इन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, जो कि 1865 के अंदर हुआ था, उसमें कुछ कमियां थी, तो 2 बार ये चेंज भी किया गया, उसमें थोड़े से ऑल्ट्रेशंस डाले गए। 1878 से लेके 1927 इन 2 ईयर्स में 2 बार ये एक्ट चेंज हो चुका था। 1878 के टाइम पे इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। अब एक एक करके बात करते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो जिनमें बेस्ट लकड़ी मिलती है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं करेगा। तो उन्होंने नाम दिया इसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना किसी को, ये सिर्फ हमारे कंट्रोल में। तो ये हो गए रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरे आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो मीडियम लेवल पे आते हैं, जिनकी लकड़ी हाँ अच्छी है, ठीक ठाक है। यहाँ से आपको अगर कुछ भी लेके जाना है, ठीक है, विलेजर्स को अगर मान लो कुछ फॉरेस्ट से लेके जाना है तो यहाँ से लेके जा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक रिटर्न परमिशन होनी चाहिए हर चीज़ को लेके कि आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, कितना सामान लेके जा रहे हैं, कब लेके जाएंगे, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, जब भी आपको यहाँ से चीज़ें ले जानी दी जाएंगी। और इसके अलावा तीसरे ऐसे फॉरेस्ट जो किसी काम के नहीं थे, उनको बोल दिया विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट के अंदर उनसे कोई काम नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ मिले ले आओ, नहीं मिले मत लेके आओ, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर लोगों को जितनी भी फायरवुड चाहिए होती थी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए, वो यहीं से आती थी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ही आती थी। तो इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट दिया था। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए तो आगे बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों का जीवन बदला इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर ट्राइब्स रहती हैं, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं चाहती थी, उन्हें हर पेड़ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती थी। फिर चाहे वो आग के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, या पत्तियां हो हर एक पेड़ की, वो भी अलग चीज़ें प्रोवाइड करती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे, उनको सिर्फ पेड़ किस लिए चाहिए थे, ताकि वो अपने शिप बना सकें, अपने रेलवेज को एक्सपैंड कर सकें। इस चीज़ के लिए उन्हें सिर्फ कैसे पेड़ चाहिए थे, जो हार्डवुड के बने हों,
जो टॉल हों, स्ट्रेट हों। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जैसे टीक एंड साल ये पेड़ लगाने चालू किए, बाकी पेड़ को ये काट देते थे। लेकिन जो फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर लोग रहते थे, उनको हर तरीके की चीज़ें चाहिए होती थी। वो पेड़ की रूट्स भी यूज़ करते थे, उसके लीव्स भी यूज़ करते थे, उस फ्रूट भी यूज़ करते थे, उसकी ट्यूब्स भी यूज़ करते थे। और हर ये नहीं है कि एक ही पेड़ से यूज़ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए थे। जैसे कि वो फ्रूट यूज़ करते थे न्यूट्रिशन खाने के लिए। दूसरी तरफ जितने भी हर्ब्स हैं वो मेडिसिन की तरह यूज़ होते थे, जो आदिवासी कम्युनिटी में यूज़ करते थे लोग। उसके साथ साथ वुड को वो लोग एग्रीकल्चर के टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल हल होता है, हल पहले लकड़ी का बनता था, तो प्लो यानी हल बनाया जाता था। उसके अलावा बैम्बूज जो यूज़ होते थे वो बास्केट बनाने के लिए, एम्ब्रेला बनाने के लिए, या फिर घर की फेंसिंग करने के लिए यूज़ होते थे। उसके साथ साथ जितने भी पत्तियां हैं उनको एक साथ चिपका कर उससे डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाई जाती थी, कप्स बनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल सियादी एक पेड़ है जिसका नाम सियादी है। वो एक क्रीपर यानी बेल होती है सियादी की। इस बेल का यूज़ किया जाता था रोप्स को बनाने में। रोप्स के साथ साथ एक दूसरा पेड़ है जिसका नाम है सिल्क कॉटन, जिसे हम सेमूर के नाम से भी जानते हैं। तो सेमूर की जो बार्क होती है, जो उसकी छाल होती है, वो इतनी शार्प होती है, उससे वेजिटेबल्स को काटा जाता था, उससे कद्दूकस किया जाता था वेजिटेबल्स को। उसके साथ साथ ऑयल यूज़ होते हैं, कुकिंग ऑयल की तरह भी यूज़ होता है। एक महुआ का पेड़ होता है जिसका तेल हम कुकिंग ऑयल की तरह भी यूज़ करते हैं, और लालटेन के अंदर आग जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये भी चीज़ थी। अब इन चीज़ों की वजह से जब फॉरेस्ट एक्ट लग गया तो विलेजर्स की हार्डशिप बढ़ गई बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें हाउसेस बनाने हैं, उसके लिए लकड़ी चाहिए, वो नहीं मिल सकती थी। कैटल्स को ग्रेज कराना है, उसके लिए वो ग्रेजिंग नहीं करा सकते थे। अब फूड कलेक्ट करना है, रूट्स कलेक्ट करनी है, फ्रूट कलेक्ट करना है, वो सब नहीं कर सकते थे। हंटिंग भी नहीं कर सकते थे, फिशिंग भी नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ें इलीगल हो गई थी लोगों के लिए। तो लोग क्या करने लगे, अब लकड़ियाँ चुराने लग गए थे। अब कोई नहीं करने देगा तो वो कुछ ना कुछ तरीका निकालते थे, इलीगल जाते थे, लकड़ियाँ चुराते थे। और फिर क्या होता था, फॉरेस्ट गार्ड उन्हें पकड़ लेते थे। फॉरेस्ट गार्ड पकड़ने के बाद उनसे रिश्वत मांगते थे। यहाँ तक कि जब औरतें पकड़ी जाती थी फायरवुड चुराती हुई, तो उससे बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको बहुत उल्टा बोला जाता था। और फूड की डिमांड करी जाती थी कि तुम जो खाना बना रही हो वो हमें चाहिए। अब तो फूड मांगा जाता था उनसे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितनी ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो चुकी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। अब जो खेती हम करने लग रहे हैं उस खेती को किस तरीके से अफेक्ट किया गया, ये फॉरेस्ट रूल जो आ गया उसकी वजह से खेती किस तरीके से अफेक्ट होने लगी। तो हम लोग यूज़ करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी ये बहुत टाइम पहले से यूज़ होती आ रही है। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लैंड एरिया है, ठीक है, वहाँ से हल्का सा फॉरेस्ट क्लियर किया, वहाँ पे हमने क्या किया उसे जला दिया। जलाने के बाद क्या है, सब कुछ राख बन गया। राख के टाइम पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे राख के साथ साथ सीड को सो कर देते हैं, गिरा देते हैं। जब भी बारिश होती है, पहली मॉनसून जब भी आती थी, वहाँ पे हम सीड्स को गिरा देते हैं उस टाइम पे, और फिर वहाँ से क्रॉप्स को उगा लेते हैं। उगाने के बाद 2-3 बार उगा लिया, फिर उस बैरन लैंड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट पैच पे मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ की, सब कुछ जला दिया, सीड को सो कर दिया। जब मॉनसून आई है तो वहाँ पे हमने 2-3 साल यूज़ किया, इतने ये वाली जो लैंड है जो हमने छोड़ी थी उसके न्यूट्रिशन दोबारा गेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2-3 लैंड्स में स्विच करते रहते हैं। ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एशिया के अंदर भी यूज़ किया जाता था, अफ्रीका के अंदर भी यूज़ किया जाता था, साउथ अमेरिका के अंदर भी यूज़ किया जाता था, और हर जगह इसके अलग अलग नाम थे। फॉर एग्जांपल अफ्रीका के अंदर कोई इसे टारवी बुलाता है, श्रीलंका के अंदर कोई इसे चेना बुलाता है, इंडिया के अंदर इसे लोग जूमा भी बुलाते थे। तो इस तरीके से अलग अलग नाम हैं,
ठीक है। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट को अब कट करना और बर्न करना, ये चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलत लगी, जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा गलत लगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को एनकरेज नहीं किया और इसे बैन कर दिया, कुछ ऐसे तर्क देते हुए कि देखिए अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप आग लगाएं वो आसपास जंगल में फैल जाए। ये आर्ग्यूमेंट तो इनका बिल्कुल ठीक था, लेकिन इनकी अंदर ही अंदर इंटेंशन क्या थी कि यार अगर ये लोग इस तरीके से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते रहे तो जितनी भी वैल्यूएबल ट्री है क्या पता उनको जला दें, जिससे हम शिप बनाने वाले थे। कहीं ना कहीं ये अपना ही फायदा देख रहे थे, तो ये रेलवे के लिए टिम्बर ना मिले हमें, ये सब चीज़ें बोलते थे। अब इसके साथ साथ इस चीज़ को बैन कराने के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग टैक्स वगैरह नहीं देख सकते थे। अगर कोई भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करता है तो उसका टैक्स कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक पैच से दूसरे पैच पे जंप करता रहता है। अब एक जगह रुक के लोग कल्टीवेशन करें तो वो लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के टाइम टैक्स इम्पोज कैसे करें। इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन कर दिया और लोगों को फोर्स किया कि यहाँ से ना अपना जंगल, जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें छोड़ के भागो। और कई लोगों ने फिर क्या किया, ऑक्यूपेशन को चेंज भी कर लिया, अपने जो धंधा है अब ये लोग ये तो करने नहीं दे रहे, कुछ और चेंज करते हैं। कुछ लोगों ने रेजिस्ट भी किया, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया अपने अपने लेवल पे। कुछ लोग बड़ा प्रोटेस्ट करते थे, कुछ लोग छोटा प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन रेवोल्यूशन तो चलता ही रहता था। अब आप आते हैं तीसरे टॉपिक पे, हु कुड हंट। अब हंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें कैसे खराब हुई, तो कई लोग वो उनके यहाँ की के रीति रिवाज थे जिन पे वो हंटिंग वगैरह करते थे, जो लोग कई लोग सरवाइव होने के लिए करते थे। कईयों के कबीलों में, जो ट्राइब्स लोग होते हैं उनके कबीलों में ये कस्टम प्रैक्टिस भी होती है किसी चीज़ को मारना। तो जो लोग हंटिंग पे सरवाइव करते थे छोटे मोटे, उनसे वो चीज़ छीन ली गई, और जो लोग कस्टमरी प्रैक्टिस करते थे उन्हें भी हटा दिया गया इस फॉरेस्ट लॉ की वजह से। अब फॉरेस्ट लॉ आने की वजह से क्या हुआ, हंटिंग को पूरे तरीके से, हंटिंग हो या पोचिंग हो, उस चीज़ को पूरे तरीके से गैर कानूनी मान लिया गया। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो गरीब थे। दूसरी तरफ हम देखें, कोई भी राजा महाराजा है, कोई भी एलीट क्लास का मेंबर है, तो वो हंटिंग को एज अ शौक देखता था। वहां पे क्या है, हंटिंग को एज अ स्पोर्ट बना दिया था। और हंटिंग किसकी करते थे, टाइगर्स की या और भी जो बड़े बड़े जानवर हैं उनकी हंटिंग की जाती थी। बहुत सारे मुगल पेंटिंग के अंदर आपको दिख जाएंगे इस तरीके से, कोई भी शेर पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको राजा दिख जाएंगे जो हाथ में बंदूक लिए हुए ऐसे खड़े हुए। कई पेंटिंग्स में आपको दिख जाएगा। कभी भी आप किसी पुराने किले वगैरह में जाएंगे, कई लोग तो उनके जो हेड है उनको भी अपने ना दीवार पे टांग देते थे। तो ये चीज़ें भी चलती थी। तो लार्ज स्केल पे हंटिंग चालू हो गई, क्योंकि जो भी लोग ये चीज़ें कर रहे थे लार्ज स्केल पे हंटिंग चालू कर दी उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स और किंग्स ने, जो भी लोग हंटिंग को एज अ स्पोर्ट देखते थे। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं और सैवेज और सोसाइटी के लिए खतरा है, तो इन्हें मारो, उस चीज़ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। और ये लोग क्या करते थे, रिवॉर्ड भी देते थे, जो जितने ज़्यादा को मारेगा उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे किलिंग ऑफ टाइगर, वुल्फ और अदर लार्ज एनिमल्स। अब हम देखें कुछ आंकड़ों की ओर, तो 80,000 टाइगर, 1,50,000 लेपर्ड्स, 2 लाख वुल्फ्स वर किल्ड। पीरियड था ये 1875 से लेके 1925 के बीच में, इतने जानवरों को मार दिया गया। जानवरों को मारने के साथ साथ भाई एक महाराजा थे, द महाराजा ऑफ सरगुजा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकेले ने ही 1157 टाइगर्स, इतने टाइगर्स को मार दिया। अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लो 1200 टाइगर्स मार दिए। उसके साथ साथ 2000 इन्होंने लेपर्ड्स मारे,
इन 1957 के दौरान के आंकड़े हैं ये। और इनफैक्ट राजा तो राजा यहाँ के, लेकिन जो बाहर से लोग आते थे, फॉर एग्जांपल एक जॉर्ज यूल करके हैं, उन्होंने यहाँ पे 400 टाइगर्स मार दिए। ये चीजें की गई, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया। अब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे हंटिंग चलती थी उनको भी रिजर्व कर दिया गया हंटिंग के लिए ग्राउंड्स बनाए गए। और आगे जाके जब ये चीज़ें आगे सामने आई तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट आगे आए, बहुत सारे कंजर्वेटर्स आगे आए, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि यार ये चीज़ तो गलत है और हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरीके से मारना चाहिए। ये चीज़ें भी दिखाई भाई औरों ने। अब हम बात करते हैं न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब साफ सी बात है, जो लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट से हटा दिए गए तो वो कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। तो उन्हीं नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम जानते हैं। माना कि लोगों ने फॉरेस्ट से हट गए हैं, लेकिन उनको क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी। नई अपॉर्चुनिटीज़, अब कई कम्युनिटीज़ क्या करती थी, अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ के, जो वो जंगल में करते थे, उसे छोड़ के वो ट्रेडिंग में आ गए। मतलब चीज़ों का व्यापार करने लगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का व्यापार करने लगे जो उन्हें निकालना आता था। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे लोग हैं, जैसे ब्राज़ीलियन अमेज़न की एक ट्राइब है जिसका नाम है मोंडोरिको। जो मोंडोरिको पीपल हैं, ये लोग क्या करते थे, मोंडोरिको कल्चर के अंदर ये लेटेक्स कलेक्ट करने में बहुत अच्छे थे। लेटेक्स क्या चीज़ होती है, किसी भी पेड़ की छाल को जब छील दिया जाता है उसके अंदर से वाइट लिक्विड निकलता है जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं, और उसके अंदर से अंदर तक ड्रिल करके हम उस पर टैप्स वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से लेटेक्स नीचे ड्रॉप होता है। ये लेटेक्स आगे जाके हम रबर बनाते हैं इससे। ये बहुत ज़्यादा स्किल थे लेटेक्स निकालने में, तो लेटेक्स को निकालते थे और इस तरीके से ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए, अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ के ये ट्रेड करने लगे। इंडिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ, कई आदिवासी कम्युनिटीज़ ट्रेड करती थी अलग अलग चीज़ें, जैसे जानवरों के हॉर्न्स हो गए, उनके सिल्कवर्म ककून हो गए, हाथियों के दांत हो गए, बैम्बू स्पाइसेस, फाइबर, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें ये लोग क्या करते थे, शहर जाके बेचते थे। जो लोग स्पेशली बंजारास होते थे, यहाँ से वहाँ, ये लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जाते थे, वहाँ पे ये चीज़ें बेचते थे, अपना प्रॉफिट निकाल लेते थे। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश के आने के साथ साथ यार इन्होंने फिर ट्रेड में भी नोक झोंक कर दी। इन्होंने क्या किया, ट्रेड के अंदर रेगुलेशंस लगा दिए गवर्नमेंट में, और ट्रेडिंग के राइट सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन लोगों को दिए, जो ये आइवरी में ट्रेड करते हैं, ये सब करते हैं। इन सब का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को दिया, जो इनके खुद के बंदे थे। ग्रेजिंग और हंटिंग तो इन्होंने बैन कर रखी थी लोकल एरियाज के अंदर। कुछ एरियाज के अंदर नोमैडिक ट्राइब थी, फॉर एग्जांपल कौरवाज हो गई, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर कई लोगों ने इस तरीके से अपना ट्रेडिंग का टाइम भी गंवा दिया। गंवाने के बाद क्या हुआ, कोई लोग, जो लोग नहीं मानते थे, वो लोग क्या करते थे, इन लोगों का ना फिर क्रिमिनल ट्राइब मान लेते थे कि ये हमारी बात नहीं मान रही है तो क्राइम करने लग रहे हैं। तो उन्हें क्या करते थे, निकाल लेते थे। उन्हें बोलते थे कि तुम एक काम करो, ये सब मत करो, और उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, फैक्ट्रीज के अंदर भेज दिया जाता था। आसाम के अंदर ट्राइब्स का नाम है सिंथल, और ऐसे ही झारखंड के अंदर उमांस करके हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड। इन सब को क्या किया गया, इन सब को पकड़ लिया गया और पकड़ के प्लांटेशन के लिए भेज दिया गया, टी की प्लांटेशन के लिए आसाम के अंदर, कि तुम लोग ये ट्राइब व्राइब का काम छोड़ो, और इन्हें ट्रेड भी नहीं करने दिया, और इन्हें सीधा सीधा टी प्लांटेशन के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस वैसे ही अच्छी नहीं होती थी, लंबे लंबे आवर्स तक काम कराया जाता था, और इन्हें ना एक बार ये आ तो गए लेकिन इन्हें जाने भी नहीं दिया जाता था, इन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ना ये अपने होम टाउन वापस जा सकते। तो बहुत ज़्यादती चल रही थी। तो ये था बस चैप्टर, अभी के लिए इतना ही। 2 टॉपिक्स अभी के लिए हैं, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करते हैं, उसमें और अच्छी तरह बात करेंगे, थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे। तो वो चीज़ आपको अच्छी लगे तो बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें मोटिवेशन के लिए, और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू। दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक्स।